हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर है जो कि है क्लास 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ में डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होता है। ओके दोस्तों, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जिसका मेन जो मोटिव होगा, या तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो या तो आप सर्विस मोटिव के लिए कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर चल रही है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी अगर चल रही है, तो वो चीज़ जो होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो बिजनेस एंटरप्राइजेस ही कहलाता है। ठीक है। अब अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, या तो कोई एक इंडिविजुअल उसको रन कर रहा होता है, या गवर्नमेंट रन कर रही होती है, या दोनों ही एक साथ चल रहे होंगे कि कुछ जो पोर्शन है गवर्नमेंट के पास में है, कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास में है, तो दोनों मिल के क्या हो सकता है, काम कर रहे हो। तो ऐसे केस में हम जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि हमारे पास बिजनेस एंटरप्राइजेस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिकली 3 टाइप होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें। पहला जो है वो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सेकेंड वन इज पब्लिक एंटरप्राइजेस, एंड द लास्ट वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब हम वन बाय वन तीनों को समझेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो किस में आ रहा है, क्या वो प्राइवेट एंटरप्राइज है, क्या वो पब्लिक है, क्या वो जॉइंट है। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ बातों को समझना होगा। अगर ये सब बातें आपने समझ ली तो आपको फटाक से क्लियर हो जाएगा कि ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो किसके अंडर में आ रहा है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? ऐसे एंटरप्राइजेस जिसको कंट्रोल किया जा रहा है किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू, उसको कहा जाता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो जो चीज़ होगी प्राइवेट एंटरप्राइज होगी। जैसे अगर आप मेरा एग्जांपल लें, तो अगर मान लीजिए कि हम किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा जो कंट्रोल है वो हमारा ही है, पूरा जो मैनेजमेंट जो होगा वो हमारा ही होगा। हम जैसा चाहेंगे, हम जैसा कंट्रोल करना चाहेंगे हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हम जैसा चलाना चाहते हैं हम वैसा उसको रन कर सकते हैं। हमारे अलावा उसमें कंट्रोल करने वाला या उसको मैनेज करने वाला या किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे ही हाथ में है, क्योंकि वो बिजनेस एंटरप्राइजेस मेरा है, हमारा है, हमने उसको स्टार्ट किया है। इसका मतलब है आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ये याद रखना है कि ऐसा अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज है जहाँ पर जिस बिजनेस एंटरप्राइज की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल, मैनेज और जो ओनरशिप है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, किसी एक पर्सन के हाथ में है, इसका मतलब है कि वो जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस होगी। अब प्राइवेट एंटरप्राइज का मेन मोटिव क्या होता है? इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना ही इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कि टाटा कंपनी का नाम तो आपने सुना ही है। तो टाटा जो है एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आएगा। इनका जो काम होता है, इनका जो मेन जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने रिलायंस के बारे में सुना है या आईसीआईसीआई बैंक जो होते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे अब पब्लिक एंटरप्राइजेस में। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब वो एंटरप्राइजेस जो कि कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का होगा और ओनरशिप भी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। आप ये देखोगे कि इस तरह की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होती हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है या जो ओनरशिप है वो पूरा किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है।
तो ऐसी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसका पूरा पूरा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो एंटरप्राइज है ये हमारी पब्लिक एंटरप्राइज में आएगी। तो आपको अगेन क्या याद रखना है कि जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है। इसका मेन जो मोटिव होता है, जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारे देश के अंदर है, इनका मेन जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, या स्टेट ट्रेडिंग कोऑपरेशन है, या गेल के बारे में आपने सुना ही होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस में आएंगे। अब अगर हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की बात करें तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होती हैं जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मिल करके किसी पर्टिकुलर एम पर वो काम करते हैं। उनका कोई एक पर्टिकुलर मोटिव होता है, इसीलिए वो दोनों मिल करके काम कर रहे होते हैं। इस तरह की जो एंटरप्राइजेस होती है इसमें पब्लिक सेक्टर का काम कुछ और होता है और प्राइवेट सेक्टर का काम कुछ और होता है। दोनों सेक्टर्स में क्या होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं। अब अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो इस तरह की जो एंटरप्राइजेस होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है, तो जितना भी मैनेजमेंट होता है उस कंपनी का वो सब किसके हाथ में होता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में होगा कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये सारे काम जो होता है ये कौन करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज करेगा। जबकि कंपनी का जो कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के हाथ में होगा, और गवर्नमेंट जो होगी इस कंपनी को कंट्रोल करेगी, बताएगी कि आपको कैसे इसको रन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें लानी है, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होगी। उसका कंट्रोलिंग जो पावर होता है वो मेनली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, और एंटरप्राइज को मैनेज करना या रन करने का काम किसका होता है, पूरा जो मैनेजमेंट जो होगा वो किसके हाथ में होगा, प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में होता है। ठीक है, इसमें इसका मेन जो मोटिव होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना, ये जो है इसलिए किया जाता है कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको किसी तरह से क्या किया जाए, उसमें गति लाई जाए, उसमें और स्पीड में काम किया जा सके। इसीलिए ये दोनों ही सेक्टर आपस में मिल करके काम को करते हैं। इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को कंपनी को बताना होता है तो गवर्नमेंट उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपनी को कंट्रोल करती है। एक बात ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक जैसे कि कोचिन रिफाइनरीज हो गया, मद्रास फर्टिलाइजर्स है, मारुति उद्योग लिमिटेड है। ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के हैं। इसमें मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का होता है और जो कंट्रोलिंग जो पावर होती है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज की होती है। इस तरह से दोनों मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, पब्लिक में और जॉइंट सेक्टर में। अब आप ये समझिए कि ये जो चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की है वो क्यों की है, क्योंकि आपका जो भी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है या जो भी आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो इन तीनों में कहीं पर आएगा, या तो वो प्राइवेट होगा, या तो गवर्नमेंट होगा, या तो जॉइंट सेक्टर होगा। तो हमें यह समझना होगा कि कौन से जो बिजनेस के फॉर्म्स है वो प्राइवेट में आते हैं, कौन से जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट में होंगे, और कौन से जो फॉर्म है वो जॉइंट सेक्टर में आएंगे। इन तीनों को अपन को समझना पड़ेगा। चलिए तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस में कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास में सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये देखो, ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात चल रही है। मतलब यहाँ पर आपको वही तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी कि ओनरशिप क्या है, कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है, मैनेजमेंट किसके हाथ में है।
तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें जब किसी एक पर्सन या किसी इंडिविजुअल के हाथ में होती है तो वो हो जाता है हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, सबसे पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप इसी में आता है। फिर इसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और द लास्ट वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद वन बाय वन सभी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको अपन डिटेल में समझेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझना और नोट्स को जरूर मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ही एक फॉर्म है बिजनेस का। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ लिखा है ओनली ओनर, या फिर आप ऐसा समझें कि यहाँ पर जो ओनरशिप है वो किसी एक ही इंडिविजुअल के हाथ में है, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है बिजनेस का जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म में जो ओनरशिप होती है वो किसी एक ही पर्सन के हाथ में होती है। लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि आपने अपना कोई एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, और उस बिजनेस को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने किया है, आपने ही उस बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, आपने ही उस बिजनेस को स्टार्ट किया है। इस तरह से जो यहाँ पर ओनरशिप जो बन रही है वो किसकी बन रही है, वो केवल और केवल आपकी बन रही है। यहाँ पे कोई भी दूसरा कोई पर्सन नहीं है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपके बिजनेस के जो भी वर्किंग है या जो कुछ भी आपका मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर, उसको कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा जो ओनरशिप है वो केवल और केवल आपका है, आपने ही इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मेनली जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसमें कहा जाता है कि जिसमें केवल और केवल एक ही का ओनरशिप होता है, कोई एक जो होगा वो होगा उस बिजनेस का मालिक। तो ऐसे केस में ये जो बिजनेस का फॉर्म है ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप कैसे पहचानोगे कि कहीं पर अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या नहीं। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन सी उसमें खास बातें होती हैं, इसको हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला जो फीचर है वो है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ये एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कराने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत मिनिमम से मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, और अभी तक के इस टाइप के जो बिज़नेस के फॉर्म्स है इसमें कोई भी सेपरेट कोई लॉ नहीं बनाया गया है कि इसके अंदर आपका बिजनेस जो है वो आएगा। कुछ केसेस में कई बार क्या होता है कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, वो भी किसी केसेस में आपको लाइसेंस को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस के फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप के काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में कोई भी स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया है अभी तक के हमारे सरकार के द्वारा। तो इसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने किसी बिज़नेस को तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके पास में क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल के साथ भी आप क्या कर सकते हो, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा कानूनी इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कोई भी लॉ नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर हम क्लोजर की बात करें तो अगर आप बिज़नेस को क्लोज भी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी का बिज़नेस जो है वो क्लोज होने वाला है या क्लोज करना चाहते हैं, अब हमें बिज़नेस को आगे नहीं करना है, तो ऐसे केस में बिज़नेस को क्लोज करने के लिए भी कोई भी लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके फर्दर जो आगे डिस्कशन करेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप में हो जाए या जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो ना क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा लॉ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है एक्ट है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो आपका जो अभी बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल है, वो आपके ही कंट्रोल में रहेगा, आपको याद रखना है। तो ऐसे केस में कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होती है। इस तरह के बिजनेस के लिए आपको केवल
एक बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए और कैपिटल होना चाहिए। इन दोनों के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी हो सकता है बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो कोई लेंदी इसमें प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लायबिलिटी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लायबिलिटी मतलब क्या है, देखो एक जो बिजनेस है, एक जो यहाँ पे हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओनरशिप है वो किसके पास में, केवल एक ही पर्सन के पास में है। तो ऐसे केस में बिजनेस की जो भी लायबिलिटी होती है वो पूरी जो लायबिलिटी बनती है वो उस बिजनेस के जो मालिक है या जो ओनर है उस बिजनेस का, उसके ऊपर जाती है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना, क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में कहीं पर अगर लॉस हो रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अगर मान लेते हैं कि लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस की जो लायबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं बिजनेस के थ्रू, तो ऐसे केस में जो बिजनेसमैन होगा उसको अपनी खुद की जो पर्सनल एसेट्स होंगी उसको बेच करके चुकाना पड़ेगा उसको। इसीलिए इसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो एक बिजनेसमैन के लिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो लायबिलिटी का जो टाइप बनता है वो होता है अनलिमिटेड। ओके, नाउ अब हम देखेंगे अगला फीचर क्या है इसका। तो सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक बिजनेसमैन होता है उसका ही पूरा क्या होता है, रिस्क होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, तो अगर एक कोई बिजनेसमैन है, आपने अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में ओनर भी आप ही है। ठीक है, ओनर भी क्या हो, आप ही हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस बिजनेस में, इस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी रिस्क होगा वो पूरा रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा, और बदले में जो बिजनेस में हमको प्रॉफिट होगा वो पूरा जो प्रॉफिट है वो आपका ही होने वाला है। इसमें कोई भी यहाँ पर शेयरिंग नहीं होती है, ना तो रिस्क की कोई शेयरिंग होगी ना ही प्रॉफिट की कोई शेयरिंग होगी। तो अगर बिजनेस में रिस्क है तो पूरा जो रिस्क है वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, और बदले में जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो भी पूरा आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो बिजनेस के अंदर जितना भी कंट्रोल होता है वो केवल और केवल जो बिजनेस का जो ओनर होता है, जो कि पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसका ही यहाँ पर पूरा कंट्रोल होगा। किसी भी कोई भी दूसरा पर्सन आके बिजनेस की एक्टिविटी को या बिजनेस के मैनेजमेंट को यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मालिक है या जो ओनर है वो केवल और केवल एक ही इंडिविजुअल है, इसीलिए। फिर नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। देखो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना है सभी को। नो सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है कि हमारे, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एक बिजनेस का जो टाइप है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई भी ऐसा कुछ कानून नहीं बनाए गए हैं, कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो भी यहाँ पर बिजनेस है और जो ओनर है वो एक ही है। मतलब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, वो अगर कोई केस कर रहा है तो आपके बिजनेस पे यदि केस हो रहा है मतलब वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आप पे ही केस हो रहा है। और अगर आप पे केस हो रहा है इसका मतलब आपके बिजनेस भी उससे अफेक्ट होगा। मतलब कि हमारे कानून के नज़र में यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस का जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस का जो ओनर है, इन दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं रखा गया है अभी तक के। ये दोनों ही कानून की नज़र में एक ही होते हैं, इसीलिए क्या बोला गया है, नो सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसा हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो बिजनेस का जो मालिक है, ठीक है, वो कौन है, वो कोई एक पर्सन है। अब अगर कल को उस पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज मानते हैं हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे हैं या किसी वजह से उसकी डेथ हो जा रही है, या कल को वो बैंकक्रप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो ऐसे केस में उस पर्सन का जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है। अगर जो बिज़नेस का ओनर है अगर वो सही नहीं होगा या मान लेते हैं उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में उसके पर्टिकुलर बिजनेस को आगे ले जाने वाला या आगे रन करने के लिए कोई है नहीं जो उस बिज़नेस को आगे लेकर जाए। इसीलिए इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ होते हैं इसके फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसके मेरिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला मेरिट क्या है, यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग। हम जानते हैं यहाँ पर कि जो बिज़नेस का होल एंड सोल जो मालिक है वो एक ही है। सपोज मान लेते हैं अगर मेरा कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस का जो पूरा पूरा कंट्रोल है या जो पूरा पूरा मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो अगर हमें हमारे बिज़नेस के लिए या बिज़नेस के मैनेजमेंट के लिए किसी भी टाइप के डिसीजन को अगर हमें लेना है तो हम ही ओनर हैं बिज़नेस के, तो हम क्या करेंगे, हमारे ही हिसाब से जो भी चीज़ें सही होंगी हम उसको सही मान करके हम तुरंत क्या कर सकते हैं, डिसीजन को ले सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम ही इस बिज़नेस के मालिक हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस बनते हैं वो बहुत क्विक बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे सपोज़ पार्टनरशिप की बात करें, और पार्टनरशिप में क्या होगा कि बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं, तो अगर कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें सभी पार्टनर्स से यहाँ पे पूछना पड़ेगा और सभी के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि कौन इस चीज़ पे एग्री है, कौन नहीं है। और अगर कोई भी अगर उस समय पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, वो डिसीजन जो है वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होगी। तो यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो फटाफट लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सीक्रेसी। अब जैसा कि हमने अभी तक देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजनेस का जो मालिक है वो एक ही पर्सन है, तो जितना भी सीक्रेसी होगी या जितना भी उसके बिजनेस का जो सीक्रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी तक के लिमिटेड होगा। वो सीक्रेट बाहर मार्केट में नहीं जा सकता। अगर हम दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की मैं बात करूं तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो सीक्रेट है वो क्या है, सभी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी को पता है। सीक्रेसी जो है वो हमारे बिजनेस की वो बाहर जाने के चांसेस बनते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई एक बिजनेस है और अगर आप उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आप दिन रात उसमें काम कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके वर्क करने पे और आपका जो रिवॉर्ड है इस पर डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने काम के लिए एकदम कहना चाहिए कि पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के, तो जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे अपने काम में उतना ही आपको उससे क्या मिलता जाता है, रिटर्न मिलता जाता है। जैसे कि सपोज़ करते हैं कि अगर आप पढ़ाई की मैं बात करूं, आप जितना ज़्यादा स्टडी करते हो तो उतना ज़्यादा आपको ज्ञान मिलता जाता है। इसी तरह से बिजनेस का भी जो इंसेंटिव का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो एक बिजनेसमैन जितना एफर्ट बिजनेस में लगाएगा उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, कम एफर्ट लगाएगा कम रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक रिलेशन बनता है यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव्स का। अब हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसमें ये कहा गया है कि जब भी एक पर्सन अपने किसी खुद के बिजनेस को जब रन करता है तो ऐसे केस में उसको उस बिजनेस में काम करने में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जैसे जैसे वो बिजनेस में सक्सेसफुल होता जाता है वैसे वैसे उसके माइंड में एक सेंस डेवलप हो जाती है एक बिजनेस को रन करने की। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे यहाँ पे रिस्क लेते जाओगे और आपको उस रिस्क में कहीं ना कहीं पे क्या होता है, अगर सक्सेस मिल जाती है तो आपके माइंड में उसका एक सिनेरियो बन जाता है कि हमें हमारे बिजनेस को कैसे रन करना चाहिए, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके माइंड में अपने आप क्या होता है, डेवलप होता जाता है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। तो अभी तक के हमारे लॉ के अंदर एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी अलग से कोई लॉ नहीं बनाया गया है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास में एक इनोवेटिव आइडिया है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो आप बहुत कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ में, या किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बिज़नेस को करना चाहें तो आप बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आपको क्लोजर भी करना है
बिजनेस को बंद भी करना आपकी जब मर्जी है, आपकी जब इच्छा हो आप बिजनेस को बंद कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है जिसके अंदर आपको काम करना पड़े और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी मर्जी है या जब आपका जो गोल है या जो एम है अकम्प्लिश होने के बाद आप बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। आपको केवल बिज़नेस की जो लायबिलिटीज़ होती हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो डेट्स हैं वो आपको चुकाने पड़ेंगे अगर आप बिज़नेस के क्लोजर में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ मेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो एक बनता है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इसके आगे मूव करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है मेरिट्स के बारे में, तो हर बिजनेस फॉर्म में कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हर बिजनेस के फॉर्म में अपने अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं और अपने अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या लिमिटेशंस होती हैं उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर लिमिटेशन है ये है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। देखो क्या होता है कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ओनर है वो केवल कोई एक पर्सन है। तो एक पर्सन जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके पास से पहले जो उसकी सेविंग्स वगैरह जो होती हैं, पहले तो वो ये सारी चीज़ों को वो अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल जो है वो लगा देता है। इसके अलावा उसके पास और भी जो भी रास्ते होते हैं, कहीं फैमिली से या कहीं अपने फ्रेंड्स से कैपिटल को वो अरेंज करता है, तो पहले वो अपने आसपास के लोगों में वो कैपिटल को अरेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब फिर वो बैंक के पास जाएगा, बोरिंग्स करेगा। तो ऐसे केस में एक सोल प्रोप्राइटर के पास में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है कैपिटल को रेज करने का, और अगर ऐसा करेगा वो बहुत ज़्यादा अगर बोरिंग्स पे डिपेंड करेगा अगर एक सोल प्रोप्राइटर, तो ऐसे केस में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस के ग्रोथ में एक लिमिटेशन आ जाएगी या स्कोप जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक भार है, एक डेट है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। अब यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी मतलब क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करने की जो एबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर एक ही पर्सन जो होता है वो पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस एंटरप्राइजेस को रन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो पूरी जो एक्टिविटी होती है या पूरी जो वर्किंग होती है वो केवल और केवल एक ही पर्सन के ऊपर आ जाती है। तो अब क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कि उसी पर्सन को मैनेज भी करना पड़ रहा है, उसी पर्सन को सारे डिसीजन भी लेने पड़ रहे हैं, उसी एक पर्सन को सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन जो है वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है कि यहाँ पर जो एक बिजनेसमैन है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन एक ही पर्सन सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं रह सकता। तो यहाँ पर किसी न किसी फील्ड में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे जा कर के, और इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी मैनेजर को या किसी को और को वो अपॉइंट कर सके। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन हम देखेंगे वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर रिस्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो पूरा किसका होता है, एक ही पर्सन का होगा जो उस बिजनेस का मालिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है उसका पूरा रिस्क है। इसी तरह से अगर प्रॉफिट की बात करें तो पूरा प्रॉफिट भी जो होता है वो उसी पर्सन का होगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है या तो ऐसे केस में जो भी आउटसाइडर जो लायबिलिटी होगी बिजनेस की उसको पहले चुकाना पड़ेगा एक बिजनेसमैन को, और अगर बिजनेस से वो लायबिलिटी नहीं पे हो पा रही है तो ऐसे केस में इस बिजनेसमैन को, इस सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट भी बेच करके उन लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब तक वो सारी लायबिलिटी क्लियर नहीं हो जाती तब तक के एक सोल प्रोप्राइटर के ऊपर एक लायबिलिटी बनी रहेगी। नाउ द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अब देखो क्या होता है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो बिजनेस का जो ओनर है वो केवल एक ही पर्सन है,
एक ही पर्सन क्या है, बिजनेस को रन भी कर रहा है, बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है। वो सारी एक्टिविटी जो है वो बिजनेस की वो एक ही पर्सन कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि इस पर्सन को कोई हेल्थ इशू है या मान लीजिए कल को इसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में इसका ये जो बिजनेस है ये आगे नहीं चल पाएगा, इसके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होता है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो अगर हम लोग इस बिजनेस के अंदर बात करें एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन इसमें बहुत ही लिमिटेड होता है। हमने डिस्कस किया अभी कि जो कैपिटल है वो है कम, और हम जानते हैं कि अगर एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करना मतलब या तो आप नई ब्रांच खोलने का सोच रहे हैं, या आपका कोई नया आउटलेट अगर अपन को खोलना है, या कोई भी नया यूनिट हमको बनाना है अपने बिजनेस का, तो ऐसे केस में वी नीड कैपिटल। हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल जो होता है वो लिमिटेड होता है, तो इस वजह से बिजनेस का एक्सपेंशन यहाँ हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर मैनेजरल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सारा जो बिजनेस है वो एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, एक ही पर्सन के कंट्रोल में है, तो वो अगर एक्सपेंशन में भी जाएगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हर जगह वो अवेलेबल नहीं रह सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं इस तरह के बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। ये था हमारा पूरा टॉपिक, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत सारे मैं वीडियोस अभी अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।